नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया के बारे में। जो आज का वीडियो होने वाला है ये आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का आज का सेट होने वाला है। इस बुक में अच्छा खासा सेट दिया गया है जो कि आपका प्रीवियस ईयर है। इससे बेहतर आपका मार्केट में कोई विवेक आपको सेट देखने को नहीं मिलेगा। इस बुक का देखा जाए तो आपका ये जो आपका प्रीवियस ईयर दिखाया जा रहा है इसको आप देखिएगा। इसमें पूरा बेहतर तरीके से व्याख्या किया गया है और पूरा बेहतर तरीके से दिया गया है कि आपका विज्ञान कौन सा है, इतिहास कौन सा है, भूगोल कौन सा है या फिर पॉलिटी कौन सा है। तो इस तरीके सेगमेंट में आपका क्वेश्चन सेट प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपका टोटल 16 सेट दिया गया है। आज के वीडियो में हम 5वें सेट को कवर करेंगे। हम पूरा A to Z देखेंगे, यानी 150 क्वेश्चन को हम पूरा थोड़ा सा व्याख्या भी करेंगे और पूरा डिटेल के साथ भी देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, इसे देखिए विशेष सूची दिया गया है जैसा कि आपको पता होना चाहिए। पहला सेट भी कंप्लीट है, दूसरा भी, और तीसरा, चौथा, पाँचवा। आज का वीडियो में हम 5वां सेट देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप बहुत सा सेट अभी बाकी है जो कि अभी सभी लोग को कंप्लीट कराना है। तो देखा है तो बीपीएससी 64वीं का जो है प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा और 2 घंटे का समय आपको मिलता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आज हम देखिए यहाँ पे देखिए टॉपिक पहले ही बता दिया गया है कि आपका भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत से आपका यहाँ पे यानी भारतीय इतिहास प्राचीन इतिहास से आपका यह टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम A to Z देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को पूरा बेहतर तरीके से देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे कहाँ से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वीमा कडिफिसेस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कडिफिसेस ने किया था। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी किया। इसने तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञान थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बालपुत्र देव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य अपने चरमोत्सव पर था। इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष को पराजित किया था। देवपाल को परम सौगत भी कहा जाता है। देवपाल को परम सौगत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है। चलिए बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझिएगा कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारी संबंधों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। तो जो पहला विवरण प्राप्त हुआ था ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तबकात ए नासिरी से। कहाँ से, तबकात ए नासिरी से। उत्तर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, अदंतपुरी, विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण तबकात ए नासिरी से प्राप्त होता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई पर यानी नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू किया था। इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्र पर गृह कर एवं चारागाह कर भी लगाया था। इसने अपने प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर के सिकंदर ए सानी, याद रखिएगा सिकंदर ए सानी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण किया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। अगला प्रश्न है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलह यानी सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। कौन? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक या फिर एक, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, इसमें से देखिए आयोग द्वारा इसका उत्तर ई दिया गया है, तो इसमें आपका यही दिया गया, ऑप्शन ई ही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, विलियम फिंच हो जाएगा। देखिए विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाले महल का निर्माण कराया गया था तथा इसके निर्माण में 5,000 से 20,000 तक लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच जो था ये भारत कब आया था? तो ये आपका 1608 में भारत आया था। तो 1608 में भारत आया था। अगला प्रश्न है कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सुल्तान जैनुल आबिदीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका है 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई शाही खां जैनुल अलीवर्दी, याद रखिएगा जैनुल आबिदीन के नाम से गद्दी पर बैठा। जैनुल आबिदीन के नाम पर गद्दी पर बैठा। वह कश्मीर का एक महान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह एक सहिष्णु शासक था। उसकी उदारता के लिए इतिहासकार ने उसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अब यहाँ पे आधुनिक भारत देखेंगे कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फरैजी आंदोलन का शुरुआत देखा जाए तो आपका उत्तर ये हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? तो सभी को पता है ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा सामाजिक राजनेता थे। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है और इनके द्वारा लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ब्रिटेन में भारत के धन निकासी सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पूर्ण स्वराज का पताका पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के यहाँ पे तट पर झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। अक्षमता आपका यहाँ पे देखा जाता है, तो आपका यहाँ पे उत्तर 15 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम। ऑप्शन आपका यहाँ पे 16 का ये उत्तर हो जाएगा। देखिए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में यह कहा जाता है कि इसके शासन की जो सीमा चांदनी चौक से लेकर के पालम तक थी। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर की रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यहाँ पे तो 1336 में किया गया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व ही यह साम्राज्य समाप्त हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर।
ऑप्शन यहाँ पे 18 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण महाजन के द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज दर था। दक्कन विद्रोह का जो प्रभाव क्षेत्र था पश्चिमी घाट था। इस विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, 1875 में हुआ था। दक्कन विद्रोह का संबंध कहाँ से है, यानी कौन से राज्य से है, तो महाराष्ट्र राज्य से दक्कन विद्रोह का संबंध है। अगला प्रश्न है कि रजनी पाम दत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था, तो ये कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। 19 का सही आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र था तथा यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं थी, जबकि द हिंदू, बंगाली, ये सब आपका राष्ट्रवादी पत्रिका था। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मजदे सन सभा के लिए निम्न में से विकल्पों में से कौन सा जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि संयोजन पहचान कर बताना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग, मोहनदास करमचंद्र गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुरदोन जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू और केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करके बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे जी सुब्रमण्य अय्यर, ये द हिंदू था इनका। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो केसरी था, और सुरेंद्र बनर्जी की बात करें तो यहाँ पे सुरेंद्र बनर्जी का क्या था याद नहीं आ रहा है, और गंगा प्रसाद वर्मा का यहाँ पे हिंदुस्तानी था, और गोपाल कृष्ण गोखले का सभी को पता है सुधारक से संबंधित इनका समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं, जाने लगे जब, तो जब कब, तो उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 23 है ना, एक सेकंड, 23 का उत्तर यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। 23 का उत्तर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे लिखा है कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो उस टाइम लगभग में देखा जाए तो 24 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो 25 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रोलेक्ट सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना घटी हुई थी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित किया गया था। तो जनरल डायर द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध गोली चलाने के कारण यहाँ पे करीबन 900 से अधिक लोगों की यहाँ पे मतलब मृत्यु हो गई थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था, तो ये कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त कथन सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में दिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार राज्य को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने में इनका प्रमुख योगदान रहा था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो इसका उत्तर सभी को पता है, चंपारण हो जाएगा, जो 1917 में किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। इसमें कहता है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों की फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना।
ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को नहीं छोड़ने के लिए विरोध में 1938 में इस्तीफा दे दिया था। इस सरकार का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुए चुनाव के तहत किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे बिहार स्पेशल या फिर बिहार विशेष से देखेंगे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका हुआ था राजगिरी है, यानी राजगिर में। आपका यहाँ पे उत्तर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो यह स्वीकार किया गया था ऑप्शन सी 1885 में। याद रखिएगा कि बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदारी काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बिहार का भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। देखिए, बिहार का पूछा गया है तो 33 का उत्तर आपका 1912 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, बताइए। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल जी भी शामिल इसमें थे तथा उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर डेट पूछा जाएगा 10 अप्रैल 1917 मारिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये कब गठित हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा 1913 में ये हुआ था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, श्री कृष्णा सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें कहा गया कि नील विद्रोह किसके बारे में था। देखिए, नील विद्रोह जो था ये आपका देखा है तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। यह भी करवाया जा रहा था। तो इस तरीके से आपका 37 का सही आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा। 1857 क्रांति के तुरंत बाद नील विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका प्रभाव क्षेत्र सर्वप्रथम बंगाल था। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी यह विस्तारित हुआ था। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजी द्वारा किसानों से अमान्य मूल्य पर नील की खेती कराना था। नील विद्रोह के दमन का चित्रण नील दर्पण नाटक में किया गया है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए क्या आंसर करेंगे। आरा है, पटना है और बेतिया है। वाराणसी तो इसको छोड़ दीजिए। तो 38 का उत्तर आप ए मारिएगा, आरा। क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा चौकीदारी। क्या हो जाएगा, चौकीदारी। देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। 6 अप्रैल 1930 तक था। बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण एवं चंपारण क्षेत्र में इस कर का व्यापक विरोध किया गया था। तो आप इसको अच्छे से डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा हुआ था। तो 40 का उत्तर बताइए। देखिए, 40 का उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, इसमें दिया गया कि विकल्पों में से एक से अधिक सही है। ठीक है। वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, 2000 में ये झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तथा इसी वर्ष यह अस्तित्व में आया था। बिहार के 7 जिले रोहतास, औरंगाबाद तथा नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर वर्तमान में झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो ये आपका 1912 में बना था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खड़गपुर पहाड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़िया। अगला प्रश्न कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 44 का उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9। अब 9 का नाम याद होना चाहिए आप सभी लोग को। अरवल, जहानाबाद, नालंदा
और लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर हो जाएगा। तो इस 9 याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये आपका आच्छादित कछारी मिट्टी से, ऑप्शन आपका यहाँ 45 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार दृष्टि से बिहार का स्थान पूछा गया है। तो बिहार का स्थान देखा जाए तो प्रथम स्थान है, ऑप्शन आपका ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है, ठीक है। जबकि भारत की साक्षरता दर देखा जाए तो 74.04% है। साक्षरता दर के मामले में बिहार देश में सबसे नीचे पायदान पे है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो जूट उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड यानी द्वितीय हो जाएगा। यानी बिहार पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य है बिहार आपका, ठीक है। बिहार में किशनगंज जूट उत्पादन में अग्रणी मिलता है, तो किशनगंज को आप इससे याद रखिएगा। अगला प्रश्न 48 कहता है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो 48 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 48 का सही आंसर डी हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश की 20 शहरों में पटना का स्थान है। तो 49 का सही आंसर आपका प्रथम स्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरभंगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है, कौन सा पूछा गया असत्य है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा, ये आपका असत्य है। इसमें कहा क्या गया, इसको समझिएगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए यहाँ पे 60,000 नहीं 54,100 की राशि दी जाएगी। कितना, 54,100 की यहाँ पे राशि 100 की राशि यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आता है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पूछा गया है। तो 52 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल का वर्णन भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, परंतु 65 वर्ष की आयु तक के वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से देते हैं। वर्तमान अक्टूबर 2021 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काका साहेब कालेकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इसे हटाने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए लोकसभा का तो कम से कम आप सभी को पता ही होना चाहिए 55 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा। देखिए राज्य का राज्यपाल पूछा गया है, तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए 56 का सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुसूचित जातियों पूछा गया है, तो 57 का उत्तर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 330। देखिए 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें 332 के बारे में, तो राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम वही बात करें कि वर्तमान समय में लोकसभा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 84 एवं 87 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पूछा गया, तो राष्ट्रपति का ऑप्शन से हिसाब देखिएगा कि संसद का हिस्सा होता है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को
निर्देश देता है, राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। पंचायत से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 40 हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। पंचायत चुनाव कराने का अधिकार किसके पास होता है, तो यह राज्य सरकार के पास ही होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसके केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया जाता था या फिर दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1987। क्या हो जाएगा, 1987 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 280। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान्यायवादी है, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये 62 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही ये नियुक्त किया जाता है, अनुच्छेद 76A के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो भाषा के आधार पर पूछा गया है, तो 63 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम भारत का भूगोल देखेंगे। वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, उस दर्रे का नाम बताइए जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, 64 का आंसर आपका नाथुला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम नाथुला की ऊंचाई, तो 4404 मीटर करीबन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थायी प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कहाँ में, तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पर, कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन आपका 65 का ए सही आंसर हो जाएगा। कारेवास मृत्तिका कश्मीर घाटी में पाई जाती है जो जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह झील निक्षेपित मृदा होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा बताइए किसको कहा जाता है। 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है। अपना ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 133.33 मिलियन टन गन्ने की उपज होती है, जिस कारण यह बड़ी मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा आदरी अभ्रक। क्या हो जाएगा, चादरी लिखा है, चादरी अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 68 का निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ। अब अगला यहाँ पे है विश्व का भूगोल देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हंगरी। क्या हो जाएगा, हंगरी। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से हंगरी स्थल रुद्ध देश है, जबकि बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से तथा रोमानिया एवं यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बोर्नियो। क्या हो जाएगा, बोर्नियो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा पंपास। क्या हो जाएगा, पंपास आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा चीन। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की छोड़ करके, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ करके विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। देखिए कच्चे तेल के उत्पादन में 2017 में सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन वर्तमान समय में रूस अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन देश बन जाता है। अब यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन देखेंगे, यानी इकोनॉमिक्स का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना, तो लगभग में देखा जाए तो आपका 31% हो जाएगा। ऑप्शन आपका 74 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 75 पे। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारित का चिन्ह समूह है, नीति का पूर्ण रूप क्या है,
तो नीति का पूर्ण रूप देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 4%। क्या हो जाएगा? 4% यहाँ पे रखा गया था। अगला प्रश्न है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, इसके अंतर्गत नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, इस प्रकार से आपका ये सब आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? तो 78 का ऑप्शन आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब यहाँ पे देखिएगा, उपरोक्त में से विकल्प ए बी सी डी औद्योगिक विकास की प्रोत्साहित करती है। तो आपका मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। अगला प्रश्न है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 79 का ये सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर पूछा गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसको समझिएगा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर देखा जाए तो आपका 64.6% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर देखा जाए तो 80.9% है। भारत में औसतन साक्षरता दर देखा जाए तो 73% है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मो यूनुस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु गुणवत्ता, बीज, कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ये सब आपको देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? यहाँ पर मनरेगा का उद्देश्य पूछा गया है तो सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। देखिए, मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होता है जो सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी का सार्वजनिक कार्य करने हेतु उपलब्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था? तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत को शिक्षित करना। क्या हो जाएगा? भारत को शिक्षित करना हो जाएगा। 84 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 85 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बीज, उर्वरक, जल तकनीकी हो जाएगा। ऑप्शन आपका 85 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो 85 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर। एक सेकेंड, 86 है ना, तो उत्तर प्रदेश कहाँ होगा? बिहार न होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 87 क्या कहता है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य का पूछा गया है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 918। क्या हो जाएगा? 918 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये आपका प्रकाशित किया गया 2006-7 के बीच में किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र यानी क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया था? तो 89 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा, सेवा क्षेत्रक हो जाएगा। ऑप्शन आपका 89 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 70। क्या हो जाएगा? 70। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? आर्थिक विकास दर क्या थी? तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, आप इसको याद रखिएगा कि 2016-17 के दौरान बिहार का आर्थिक विकास दर 10.3% रहा था, जबकि 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देखा जाए तो 10.5% रहा था।
ठीक है, थोड़ा सा 0.2 बढ़ोतरी हुआ था। अब यहाँ भौतिकी देखेंगे, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी, एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई है, तो तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन आपका 92 का ये सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वच्छता से चुने गए किसी निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं। अगला कि आवृत्ति को नापा जाता है किसमें, सभी को पता है आवृत्ति को किसमें नापा जाता है, बताइएगा। तो 93 का सही आंसर आपका यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही कथन चुन करके बताना है, सही कथन चुन करके बताना है 94 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन आपका 94 का सही आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा गया है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका 95 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया है, विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, वाट। क्या हो जाएगा, वाट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर में पूछा गया है, विद्युत मोटर में, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है आपका विद्युत मोटर। ऑप्शन आपका यहाँ पे 97 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा निम्न में से कौन से उपकरण से नापी जाती है, तो ये आपका नाता है एमीटर। क्या हो जाएगा, एमीटर। देखिए एमीटर एक मापने वाला यंत्र है जिसका उपयोग सर्किट में करंट मापने के लिए किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित आवरक्त विकिरणों को अवशेषित करते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में दिखाया तो आपका CO2, NO2, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प भी देखने को मिल जाता है। अगला कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो ये उनको दिया गया था, याद रखिएगा, प्रकाश से विद्युत प्रभाव के कारण ही दिया गया था। और 100 का उत्तर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। देखिए वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं, इसके अध्ययन को आर्द्रता मिति तथा इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई देखा है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। 102 का सही आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे रसायन विज्ञान देखेंगे कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, सभी को पता है कि पीएच मान 7 किसका होता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए अब इसको समझिएगा, बहुत लोग तो शुद्ध पानी मार दिए होंगे जो कि गलत है। अब इसको समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। इसमें कहा गया है कि एक से अधिक विकल्प सही है। शुद्ध जल एक एवं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम तथा क्षारीय विलयन से 7 से अधिक पीएच होता है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, दोनों में आ जाता है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जीव विज्ञान एवं पर्यावरण देखेंगे, डीएनए की खोज किसने किया था, सभी को पता है डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई दिया गया है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए यहाँ पे बात करेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को सबसे पहले 1816 में मिसेचर ने देखा था और उसे न्यूक्लियन कहा था, किंतु वर्ष 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसके आणविक यानी मान सकते हैं, क्रिक और वाटसन मान सकते हैं इसको आप, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा। क्या हो जाएगा, वसा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, आपका ईईजी पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी को पता है मस्तिष्क आपका ईईजी संबंधित है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन सा ग्रंथि, तो आप सभी को पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में होता है,
मानव शरीर में लगभग में देखा है तो आपका लगभग में 70% पानी ही होता है। ऑप्शन आपका 109 का क्या हो जाएगा, तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत देखा है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब किया गया था, तो 1880 में रिचर्ड अल्टमैन ने किया था तथा बेंडा द्वारा इसे बायोप्लांट कहा गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। एड्स, तो एड्स के बारे में याद रखिएगा, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर करंट का दे दिया है कुछ क्वेश्चन। अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश की द्विपक्षीय यात्रा पर गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। करंट अफेयर है तो थोड़ा सा आंसर ही बता देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ओल्ड करंट अफेयर है। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की मानद नागरिकता वापस ले ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन नाफ्टा से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन नाफ्टा से सम्मिलित नहीं है, तो आपका उत्तर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। बाकी आपका कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो आपका सही है उसको हम देखा करेंगे। ठीक है। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। क्या हो जाएगा, मॉरिशस। अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधित कानून बनाया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एम्स्टर्न मनागागवा लिखा गया, मनागागवा कुछ अजीब लिखा गया है, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। मनागागवा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करंट अफेयर 17 का है तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल लागू किया गया था तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हरा करके भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं बार। याद रखिएगा 7वीं बार। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि 18वें एशियाई खेल 2018 जकार्ता में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें स्वर्ण, रजत, कांस्य से कुल दिया गया है। तो इस प्रकार से 122 का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 15 स्वर्ण, 24 रजत, 30 आपका कांस्य और आपका यहाँ पे 69 देखा जाए तो कुल हो जाता है। अब ये बताइए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल टोटल कितने पदक जीते थे। तो टोटल देखा जाए तो 7 पदक यहाँ पे जीते थे। और पदक के मामले में कितना स्थान है तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कितना स्थान है बताइए, 48वें स्थान पे है। अगर बात करें हम टोक्यो पैरालंपिक में तो कितना है तो इसका आधा कर देंगे तो आपका 24 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूअल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी स्पाइस जेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि मंजूर किया है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 6000 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। तो 125 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 900 वर्ष। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 24.40%। क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता यानी भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान किया है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सतारा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? सतारा महाराष्ट्र हो जाएगा। सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना जाता है या फिर माना गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी, बड़ोदरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे जीमैक्स से 2018 का संबंध किससे है? जीमैक्स से 2018 का संबंध देखा जाए तो जापान भारत की नौसेना के युद्धाभ्यास से है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या फिर राज्य में किया गया था? तो ये आपका किया गया था ऑप्शन सी दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, विकास समीक्षा यात्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया? तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा? पटना। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया था? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थक है या फिर सामर्थ्य है? तो इसका देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 136 का उत्तर आपका ये हो जाएगा 9000। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका उत्तर गलत दिया है। 136 है ना, तो इसका 136 का ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है। और 137 का देखा जाए तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, मोतिहारी। क्या हो जाएगा? मोतिहारी। अगला प्रश्न है कि NDMA ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया? तो ये किया गया था LNJP पटना। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था या फिर कौन है? तो इस प्रकार से ओल्ड करंट अफेयर है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रघुराम राजन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन 140 का देखा जाए, 139 का आंसर गलत दिया है यार, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन नीति आयोग का CEO है? तो 140 का उत्तर आपका ये हो जाएगा, अमिताभ कांत। क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और आपसे बोलूँगा कि अगर आप सभी लोग एडिटोरियल करंट अफेयर नहीं लगाएं तो उसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग को उससे पूरा बेहतर स्कोर करने को मिलेगा और उसी से आपका BPSC निकलेगा और दरोगा निकलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।